नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। हम लोग की जो साइंस की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज वहाँ पर हम लोग 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उनके साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 31 दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के हैं। मतलब कि यहाँ पे आपके जहाँ पे 4 आपके लक्षण दिखाए गए हैं और आपको ये बताना है कि जो पर्वतों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनमें कौन से लक्षण ये पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा तिरछी शाखाएं। तो आप यहाँ पे अगर साइड में देख पा रहे होंगे, ये देखो, जो आपकी जो ब्रांचेस दिख रही हैं प्लांट्स की, वो तिरछी दिख रही हैं कि दिख रही हैं। तो यानी कि पहला ऑप्शन, तो ये जो पहला कंडीशन दी गई है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। सुई नुमा पत्तियाँ, यानी कि जो आपकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती है, कोन के आकार की होती है। कॉनीफेरस ट्रीज भी कहा जाता है इनको, सुई की आकृति की होती हैं। तो बी ऑप्शन भी सही है। मोमी और मोटा तना, नीडल जो वैक्सीओथिक स्टेम होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तना इतना ज़्यादा मोटा नहीं है। तो सी ऑप्शन गलत है। और साथ ही साथ में जो लिखा है गहरी लंबी जड़ें, ये जो आपके जो पर्वतों के क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं केवल ए और बी सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था। आपके सामने क्या है, क्या लिखा हुआ है। समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबल जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कारण कि कम ऊंचाई वाले स्थानों पर जो भी होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, ये कहा गया है। ये दोनों की दोनों ही बातें कैसी हैं, गलत हैं। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे बात किसकी कही जा रही है। जब भी बात करी जाए वायुमंडलीय दाब की, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जो वायुमंडलीय दाब है ये आपका कम ऊंचाई वाले स्थानों पर कम नहीं होता है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जैसे आप अगर मनाली जाइए, शिमला जाइए, तो जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वायुदाब होगा वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो कारण बताया जा रहा है कि कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, गलत है। और समुद्र किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है, नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका डी वाला होगा कि अभिकथन और कारण दोनों ही कैसे आपके असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। हवा से तेल में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि ये मान लो जैसे आपका एक मीडियम, ये वाला फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ये फर्स्ट मीडियम है वो आपका हवा है, और जो सेकंड मीडियम है वो आपका तेल यानी कि ऑयल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हवा और तेल का अगर हम कंपैरिजन करें, हवा आपका गैसियस फॉर्म है जबकि तेल आपका लिक्विड फॉर्म है। तो इतना तो आपको पता होगा, जो गैस अवस्था होती है इसकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की डेंसिटी से डेफिनेटली कम क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि जिसकी डेंसिटी कम है उसको कहा जाएगा विरल माध्यम। क्या कहा जाएगा दोस्तों, विरल माध्यम। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको क्या कहा जाएगा, सघन माध्यम कहा जाएगा, डेंस मीडियम। ठीक है, तो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर कर रही है। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे अगर आपका ये मीडियम है, यहाँ पर हम अविलंब डालें, ये 90 डिग्री है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, एंटर करती है। दोस्तों क्या कहा मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम एंटर करती है, तो ये क्या करती है, अविलंब। जैसे ये आपका अविलंब हो गया, अविलंब से ये आपकी किरण क्या करेगी, जैसे इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके क्या करेगी, ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, ध्यान रखना। और यही इसका केस उल्टा होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश की किरण हवा से तेल में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है, तो प्रकाश की गति तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि मीडियम क्या हो गया, डेंस हो गया। और साथ ही साथ में जो आपकी किरण होगी वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस आधार पर जो ऑप्शन पहला है यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का समुच्चय है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी ऐसे बल जो कॉन्टैक्ट के द्वारा अप्लाइड होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे,
स्थिर विद्युतीय बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, घर्षण बल ये भी आपका क्या है, टचिंग वाला है। लेकिन चुंबकीय बल मैग्नेटिक जो आपका फोर्स होता है ये विदाउट टचिंग होता है, यानी कि जब एक ही इसमें ऐसा मिल गया जो कि आपका कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अगली अगर हम बात करेंगे पेशीय बल, घर्षण बल, ये दोनों तो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे गुरुत्वीय बल की, ये नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया आपका, सॉरी ये वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे संकर्षण, संकर्षण को कहा जाता है ड्रैग। पेशीय बल, ड्रैग मतलब खींचना किसी चीज़ को, और पेशीय बल का मतलब होता है इसमें मसल्स आपका फोर्स लगेगा, और घर्षण इसमें क्या होता है, खींचा जाता है, फ्रिक्शन। तो इसमें तीनों के तीनों आपके क्या हैं, आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस वाले में, फोर्थ वाले में आपका जो ग्रेविटेशनल आ गया तो इस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये आपकी मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इसको आप कितने भी भागों में तोड़ दो तो इसकी जो तीव्रता होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब आप तोड़ेंगे तो इसमें नए नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं क्या है कि एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे क्या दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ना आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल और ये इस साइड वाली मैग्नेट है, और ये साइड मैग्नेट अगर आपका साउथ पोल है, जब इनके जो ध्रुव हैं वो अगर अपोजिट हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि आपस में ये चिपकेंगे। और अगर ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब जो सेम ही प्रकार के जो ध्रुव होते हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो, सेम प्रकार के जो ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल कहीं नहीं कहा गया है कि वो सेम प्रकार के हैं या अलग प्रकार के हैं, तो आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी बढ़िया क्वेश्चन है। कक्षा में एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने 2 वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने कमानीदार तुला का प्रयोग करके पाठ्यांकों को निम्न रूप से प्राप्त किया है। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्थर में वायु में पत्थर का भार, जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका 92 दिया गया है। पानी में पत्थर का भार, देखो ये वायु में पत्थर का भार कितना है 92, और पानी में पत्थर का भार कितना है x है। विस्थापित तरल का भार कितना है 16 है, और वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना है आपका y है। कई बार आपसे मैं बता चुका हूँ कि जो उत्प्लावन बल होता है, जो आपका उत्प्लावन बल है यानी बुओयंट फोर्स है, इसका जो मान होता है वो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y का मान कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब y का मान 16 आ गया, और आपको ये भी पता है कि जो आपका फोर्स है, वस्तु पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है, यानी कि जो आपका y है, ये जो y है ये होता क्या है कि हवा में पत्थर का भार, यानी कि जो वेट था किसमें, एयर में, और माइनस और पानी में पत्थर का भार, यानी कि वेट था वो आपका किसमें, आपका वाटर में। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान निकल जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी y का मान कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। और एयर में तो जो भार था वो कितना था आपका 92 था, और जो पानी में भार था उसको हमने क्या माना, x माना। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 92 - 16, और सॉल्व करने पर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 76 न्यूटन। तो x देखिएगा 76 किस में है, अब आपका C भी ऑप्शन हो सकता है और D भी ऑप्शन हो सकता है। y का मान 16 इसमें भी है और y का मान 16 इसमें भी है। अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, वस्तु B वाली कंडीशन निकालनी है। तो वस्तु बी वाली कंडीशन में भी जो आपका मैंने आपसे कहा था कि उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, विस्थापित तरल के मान के बराबर होता है। तो अगर उत्प्लावन बल 10 है तो जेड का मान भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो जेड का मान 10 किस में है, इस वाले में है। तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल ना होकर के थोड़ा अंडाकार है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए सूर्य है जो कि अपने स्थान पर फिक्स है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है तो अंडाकार होने के कारण जो इसका उदय बिंदु होता है, यानी जहाँ से सूर्य आपका निकलता है, ये आप अगर कहेंगे हर जो सीजन होता है, हर सीजन में आपका क्या पूर्व से ही निकलता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्टार्ट आपका
उगने वाला जो पॉइंट होता है, सूर्योदय का जो बिंदु होता है, ये लगातार बदलता रहता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या है कि ये मौसम कोई दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। अगर आपको डायरेक्शन निर्धारित करनी है तो आप जा सकते हैं ध्रुव तारा पर, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले पढ़ेंगे सिचुएशन को। सिचुएशन नंबर 2 क्या है कि सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है, जैसे कि मैंने ही बताया, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ग्रीष्म संक्रांति की बात हो रही है, कब की बात हो रही है भैया? ग्रीष्म संक्रांति। तो ग्रीष्म संक्रांति ये इसको कहा जाता है 21 जून, 21 जून की बात हो रही है, और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। जो आपका 21 जून का दिन है, सबसे बड़ा दिन माना जाता, सबसे लंबा दिन माना जाता है। और ये क्या, इसका जो इससे ये शुरुआत है कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के सबसे निकट झुका होता है। ठीक है, और सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधे हमारी जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री पर आपकी उपस्थित है, उस पर डायरेक्ट आपकी ये किरणें क्या होती हैं, पड़ती हैं। तो यहाँ पे सही कथन की बात हो रही है कि ग्रीष्म क्रांति के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रीष्म संक्रांति के दौरान जो उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को धूप और गर्मी तो प्राप्त होती है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि केवल और केवल जो आपका उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है, मतलब कि स्टेटमेंट सी है, ये गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट 4 को पढ़ेंगे, शीतकाल संक्रांति के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जी नहीं। शीतकालीन संक्रांति कब होती है? जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से सबसे दूर झुका होता है, यानी कि जो आपकी उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है ये क्या होता है, सूर्य से जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुका होता है, तब होती कंडीशन। और ये कंडीशन जो बनती है शीतकालीन संक्रांति की, वो बनती है 20 दिसंबर को। और इससे ये पता, और इस समय क्या होता है, 20 दिसंबर को जो आपकी सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो मकर रेखा पर पड़ती हैं, यानी कैप्रिकॉन लाइन पे डायरेक्टली पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से में शीत संक्रांति दौरान धूप और गर्मी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कि जो इस आधार पर अगर देखा जाए कि सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो यहाँ पे सूर्योदय यानी उगने की बात हो रही है, जी नहीं। जो ये स्टेटमेंट इस आधार पर गलत हो गया, उगने के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर माना कि अधिकांश प्रकाश आपका मकर रेखा पड़ता है शीतकालीन संक्रांति में, और ग्रीष्मकालीन में कर्क रेखा पे पड़ता है, लेकिन सूर्य अगर उगेगा तो ये गलत माना जाएगा। तो तीसरा और चौथा गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्या है, 3 परख नलियाँ ए बी सी तथा सभी में, जैसे मान लो एक परख नली आपकी ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें आपका ए भरा हुआ है, इसमें बी भरा हुआ, इसको सी कहा गया, तथा सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन तरल पदार्थ भर दिए गए हैं। मतलब कि कोई भी कलर नहीं, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और तीनों परखनलियों में एक एक बूंद फिनोफ्थलीन की डाली जाती है, और इसमें भी फिनोफ्थलीन डाला गया, इसमें भी फिनोफ्थलीन डाला गया, इसमें भी फिनोफ्थलीन डाला गया। अवलोकन किया गया कि परखनली ए तथा बी रंगहीन ही रहती है, मतलब कि जो ए और बी हैं इसमें कलरलेस है। ये कैसी बेटा, कलरलेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जो आपकी परखनली सी है, इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इस बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इंडिकेटर के बारे में बात कर चुके हैं। तो इंडिकेशन में यही तो होता है कि कौन गुलाबी रंग देता है, कौन क्या होता है। और आगे पढ़ेंगे, जब परखनली सी कि इस गुलाबी विलयन को ए तथा बी में डाला जाता है, मतलब जो ये रिएक्शन सी के साथ हो गई, जब इनको ए और बी में डाला गया, क्योंकि ए रंगहीन रहता है, तो ए तो रंगहीन रहता है, लेकिन जो बी है वो आपका क्या हो जाता है, गुलाबी रंग ले लेता है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम परखनली ए की बात करेंगे, तो परखनली ए में आपका एसिडिक अम्ल क्षारक अनुमापन के दौरान जब फिनोफ्थलीन को मिलाया जाएगा तो विलयन कैसा रहता है, अगर रंगहीन रह रहा है आपका, यानी कि अगर ये विलयन आपका रंगहीन रह रहा है, तो ये आपका क्या, सांद्र अम्ल है। कैसा अम्ल है बेटा, सांद्र अम्ल है। और अगर परखनली बी में विलयन आपका रंगहीन रहता है और इसके साथ साथ लेकिन गुलाबी रंग मिलाने पर ये विलयन अगर गुलाबी हो जाता है, तो ये क्या आपका तनु अम्ल है। ठीक है, और परखनली अगर सी की बात करेंगे, और ये तो फिनोफ्थलीन ये भी एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो जब ये इंडिकेटर का काम फिनोफ्थलीन होता है कि जब किसी लिक्विड में डाला है और अगर उसका रंग गुलाबी हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका कोई ना कोई क्या होगा, बेस होगा, यानी कि कोई ना कोई क्या होगा, क्षार होगा, वो भी कैसा, सांद्र क्षार होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए वाले परखनली में सांद्र अम्ल है, बी वाले में तनु अम्ल है, और सी वाले में सांद्र क्षार है। तो इस आधार पर देखेंगे ऑप्शन जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें नमक और हल्दी की अगर हम बात करेंगे, तो हल्दी तो होती है लेकिन आपका नमक नहीं होता है। केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां
ठीक है। तो सभी प्रकार के बंद गोभी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और खासकर कर बंद गोभी का प्रयोग करते भी हैं तो लाल केले की पत्तियों का प्रयोग नहीं करते। नींबू का रस और हल्दी, आपको देखना ध्यान से क्या कहा गया है, अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, यानी अम्ल और क्षार दोनों की बात कही जा रही है। ठीक है। तो अम्ल और क्षार इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप जब ध्यान से देखो कि जो आपका लाल बंद गोभी का पत्ता हो गया और आपकी क्या होगी, हल्दी होगी। अक्सर आपने देखो जब हल्दी के दाग लग जाते हैं और उसमें जब हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड रेड पड़ जाते हैं दाग आपके, ठीक है। तो लाल बंद गोभी ये क्या करता है, अम्ल का सूचक है, और जो हल्दी है ये क्षार का सूचक है, ठीक है। अगर नींबू का रस और अगर हल्दी की बात करेंगे तो नींबू का रस एक अम्ल है, ना कि ये इंडिकेटर है। तो इस आधार पर ये तीनों गलत है, पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रेड कैबेज लीव्स एंड टर्मेरिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है। एल्यूमिनियम का हो सकता है, कांच का, तांबा का, पीतल का। एल्यूमिनियम का बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के बाद ये अचार को खराब कर सकती है। दूसरा क्या है, क्या इसको तांबे और पीतल किसी मेटल में रख सकते हैं, जी नहीं। आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई भी मेटल हो आपका, और जब भी आपका कोई मेटल हो, और मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो निर्माण करती है हाइड्रोजन गैस का, जो कि आपके खाने उसके अचार को ख़राब कर सकती है। तो एक ही आपने देखा होगा जो अचार होते हैं वो कांच के कंटेनर में ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक कोई पदार्थ है एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्त बर्न में रखा गया है, मतलब ए मटेरियल एम जिसका मास एम है, वाज हीटेड इन ए स्पून एंड इमीडिएटली पुट अ गैस जार एंड वाज कवर्ड। ठीक, मतलब उसमें मर्तबान मतलब होता है जिसमें गैस भी ना जा सके। थोड़ी मात्रा में जल मर्तबान में डाला गया, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड टू द जार एंड, और इसमें क्या हुआ कि मर्तबान डाला गया और विलियन नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया और कागज़ का रंग लाल हो गया। तो पदार्थ एम में कौन सा निम्न में से हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपका कोई जो लिटमस पेपर डाला गया, नीला लिटमस पेपर डाला गया, और नीला लिटमस पेपर डाल करके उसका रंग क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा निम्न में से हो सकता है, सोडियम। सोडियम कोई अम्ल के रूप में नहीं आ सकता, एल्यूमिनियम भी नहीं आ सकता, मैग्नीशियम भी नहीं आ सकता। लेकिन हम सल्फर का नाम सुना होगा, इससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4 वाली कंडीशन, तो ये एक अम्ल के जैसे कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पिछली वाली वीडियो, रुक्षांश का मतलब होता है रफेज। रुक्षांश का मतलब क्या होता है, रफेज। और जो सेल्यूलोज होता है ये घास वगैरह में पाया जाता है। जो सेल्यूलोज है ये घास में पाया जाता है, और सेल्यूलोज को जो डाइजेस्ट करने का काम केवल और केवल जो आपके वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। मतलब कि रुक्षांश का मतलब होता है जो आपके रफेज होते हैं हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अच्छा स्रोत माना सकता है, ठीक है। तो उस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, सही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रीजन क्या है, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में बदल देते हैं। लेकिन अगर मानव की बात हो रही तो ये जो आपके R2 वाले हैं आपके, ये रीजन R1 है, और रीजन 1 क्या दिया था, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत थी, रेशों में परिवर्तित नहीं होता है। और सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु, अभी मैंने कहा था कि जीवाणु पाए जाते हैं आपके, तो उनको क्या कर सकता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि जो R2 है वो एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इस आधार पर ए सही है और R2 एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे अग्नाशय रस, अमाशय रस, लस्सी का रस यानी पित्त रस यानी बाइल जूस, पैनाक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और सैलेवरी जूस। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बाइल रस, बाइल मतलब होता है पित्त, ये जो पित्त रस है ये आपका एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो यानी बाइल जूस यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये जो आपको लिखा हुआ लस्सी का, अगर इसको सैलेवरी जूस कहते हैं, यहाँ पे एमाइलेज हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है भैया, एमाइलेज हार्मोन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और इनको डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट यहीं से कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। दो पात्र ए और बी क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस और 50 ग्राम बर्फ
और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी, यदि दोनों पात्रों को फ्रिज में रखकर ऊष्मीय संतुलन प्राप्त करने दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन क्या होगा, आपका क्या होगा, सत्य होगा। ये आपको बताना है कि यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बर्फ़ है, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या 50 ग्राम पानी है। ये आपकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये बर्फ़ है और ये आपकी क्या है, 0 डिग्री पर ये आपका क्या है, गैस किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, नहीं लिक्विड फॉर्म में है। तो जब जो आपका लिक्विड फॉर्म में है 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे आपको पता है कि बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, गुप्त ऊष्मा होगी कि नहीं होगी। और जब इनको समान ऊष्मीय संतुलन लाने के जब फ्रिज में रखा गया है तो जो आपकी जो गुप्त जिसमें ज़्यादा ऊष्मा होती है वो निम्न ऊष्मा वाले को ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने लगता है। तो जो गुप्त ऊष्मा वाला पार्ट है ये किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ए वाले में जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्मा खोएगा। तो यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 15, हमारे प्रवाहों में कोहिनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति कार्य करता है, यह कौन सा जोड़ है। मतलब द टाइप ऑफ ज्वाइंट इन एल्बो, यानी कि जो हमारी कोहनी होती है उसमें जो आपका ज्वाइंट्स होता है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये कौन से जोड़ से संबंधित है, यानी कि विच ज्वाइंट इज दिस। तो यहाँ पर ये आपके हिंज पॉइंट कहा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन कमी से होता है। मैंने कहा था विटामिन के मतलब खून, ठीक है, याद है, तो यानी कि ये हो जाएगा। मैंने आपको ये भी कराया था कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपके बसा में घुलनशील है, और भैंस गई पानी में विटामिन बी और सी ये आपके पानी में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश वायु से प्रवेश करके क्रमशः निम्नलिखित माध्यम से गुजरते हुए निकलता है, यानी कि प्रकाश वायु से, यानी ये एयर है, मीडियम 1 है, उसके बाद ये आपका माध्यम ए गया, फिर माध्यम बी गया, फिर माध्यम सी गया, फिर माध्यम डी गया, फिर माध्यम ई गया, और इनके सबके अपवर्तनांक दिए गए हैं। पहले का अपवर्तनांक 1.5, दूसरे का 1.36 है, तीसरा का 1.33 है, चौथे का 1.0 है, पाँचवें का क्या आपका 2.0 है। तो यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर सबसे पहले आपका जो एयर है, एयर से क्या हो रहा है कि आपका जो नीचे आ रहा है इसमें ए वाले कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा 1.5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एक बात समझो कि जब प्रकाश एक माध्यम से फैलने वाली प्रकाश की जो किरण है जब दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होती है कि नहीं होती है, मतलब या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या विलंब से क्या हो जाएगी, दूर घट जाएगी, ठीक है। और जो जल आपका अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका मतलब जो एयर होगी उसका अपवर्तनांक तो और भी कम होगा। जब और कम होगा 1.33, तो लेकिन आप ये याद कर सकते हैं, आप पता तो नहीं होगा तो मैं आपको लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। जो जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ठीक है। और जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1। इसी के कंपैरिजन में सारी चीज़ों को मापते हैं। फिर आपका आता है कांच, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण जा रही है तो प्रकाश का वेग, तो जैसे जैसे माध्यम आपका डेंस होता चला जाएगा तो जो प्रकाश की गति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यानी कि जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एयर से 1.5 में आ रहा है, एयर का मतलब क्या होता है 1, और 1 से अगर 1.5 आ रहा है यानी कि मीडियम क्या हो रहा है, डेंस हो रहा है। अगर मीडियम डेंस हो रहा है तो डेफिनेटली यानी कि इसमें जो गति होगी वो क्या होगी, पहले घटेगी, घटेने के बाद 1.5 से अगर कंपेरिजन करें 1.6, अब ये कम हो रहा तो यानी कि यहाँ पे बढ़ेगी, और अगले वाले में फिर ज़्यादा हो रहा तो फिर घटेगी, और उसके अगले वाले में फिर क्या हो रहा है 1.0 आ रहा तो और कम हो रहा, फिर क्या 1.33 से जब 1.00 पे आ गए तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे घटेगा, फिर 2 वाले में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये किस तरीके से हमारा पूरा चल रहा है, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आया घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक है। 2 बार घटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से इधर पे तो घटेगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। अब वर्तमान के आधार पर आप इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको कोई दिक्कत तो देख लेना, फिर भी दिक्कत तो दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया के स्पष्ट करके सही उत्तर दीजिए। तो आपको समझना है कि जब क्या होता है कि जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे अंदर का जो पसलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा हार्ट के पास जो पसलियाँ होती हैं वहीं पर जो फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम लगा होता है, क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। तो
अब ऐसी कंडीशन में क्या होती है, जब इंसान लोग सांस लेते हैं तो अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पसलियाँ होती हैं ये कहाँ की ओर आती हैं, बाहर की ओर। अभी का आपने ह्यूमन स्ट्रक्चर देखा होगा या आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सांस लीजिए, जो पसलियाँ होंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी और जो डायफ्राम होगा हार्ट के पास वाला वो अंदर की ओर जाएगा। तो इस आधार पर ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं और डायफ्राम नीचे चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्या है, ए रुद्र वर्ग वाले पुरुष का विवाह बी रुद्र वाले की महिला से होता है तो उनके पुत्र और पुत्री का रुद्र वर्ग क्या हो सकता है। तो देखो, अगर ए मेल है, ध्यान रखना, जो मेल है वो ए है जो फीमेल है वो क्या है, बी है। तो ध्यान रखो, वो ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है और 2 रीजन दिए गए हैं, क्या है ध्यान से पढ़िएगा कि एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में, जैसे एक मेज है, कोई हल्के से आघात की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। ये बात बताओ सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट की सही, मतलब स्टेटमेंट तो सही है जो लिखा हुआ है। अब रीजन पढ़ते हैं, क्यों करता है वो आवाज़, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, और अगला क्या कहा गया है कि प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। आवृत्ति से कोई मतलब नहीं, फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, कि प्रबल ध्वनि की जो अधिक दूरी तय कर सकती है, प्रबल जब ज़्यादा तेज मारेंगे तो अधिक दूरी तक जाएगी क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट का रीजन जो 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम चलेंगे कि केवल R1 सही है और एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यानी अब आ गया हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन, तो ध्यान से पढ़िएगा। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पहला लिखा हुआ है सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर प्रयोग करना। अगर आप सैद्धांतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं वो भी योजनाबद्ध तरीके से, तो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यापन के लिए आप योजनाबद्ध तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर रैंडमली प्रयोग किए जाते हैं। सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, बिल्कुल सही बात है। सरल प्रौद्योगिकी यानी कि वर्किंग विथ हैंड्स इन डिजाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स एंड मॉड्यूल्स, ये भी सही है। विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों का और प्रयोग करना, ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन 1 आपका गलत है, तो यही आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। क्या है, पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे इसको हम। विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष हैं। तो भैया सिद्धांत पे फोकस नहीं करना, प्रैक्टिकल फोकस करना है। ठीक है, गलत है चौथा वाला। विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के उस स्तर से उच्च होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है, बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं, मतलब जो हमारे सामने घटित हो रहे हैं उनसे संबंधित कोई व्याख्या करता है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है कि कौन सा अधिक भारी है, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा। वह पाती है कई छात्र मानते हैं कि 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम रुई से अधिक भारी होती है। इस विचार से संबंधित करने में निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी, यानी नेगेटिव वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे क्या है। अब यहाँ पे जब बात 1 किलोग्राम रुई की जा रही है, 1 किलोग्राम लोहे की जा रही है, लेकिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं रुई हल्की होती है तो उसका वजन कम होगा, लोहा आपका भारी होता है इसका वजन ज़्यादा होगा। एक्चुअली बच्चों को क्या है, इसमें सबसे कम मददगार क्या होगा, भारीपन और घनत्व के बीच में अंतर की व्याख्या करना। बिल्कुल, जब बच्चों को समझाएंगे तभी तो उनको समझ में आएगा। विभिन्न आकार की रुई के गोलों और लोहे के गुटकों का प्रयोग करके तौलने के अवसर देना, ये भी सही है। तुला द्वारा दोनों को समतुलता प्रदर्शन करना, ये भी सही है। घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना, परिभाषा तो बिल्कुल जोड़ नहीं देना, तो पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। शोध बताता है कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। तो इनके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, क्यों, ये रोज़मर्रा के अनुभवों के आधार पर बनते हैं, सही बात है। ये आसानी से बदले जा सकते हैं, नहीं, आसानी से नहीं बदल सकते। जो पुराने विचार हैं वो उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता, तो यही आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षा योजना है। तो अर्थपूर्ण अगर बात कर रहे हैं बनाने की, तो पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्भिका का उपयोग करके क्रियाकलापों को बारंबार आयोजित करना, विद्यार्थियों के वैज्ञानिक विचारों का निर्देशन करते मॉडल बनाने को कहना, मॉडल तो बिल्कुल नहीं बनाना। बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करना, संख्यात्मक प्रश्नों से क्या लेना देना साइंस के उसका। विज्ञान के विषयों में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना है, ये सही है आपका। ठीक है, तो ये पहला भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से कौन सा सबसे कम मददगार होगा। देखिए, पढ़ते हैं।
पहला क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, ये भी सही बात है, ठीक है। और सबसे कम मददगार की बात हो रही है, अभी देखेंगे, विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना, ठीक है। गहनता और विद्यार्थियों से साक्षात्कार करना, विद्यार्थियों को अपने विचारों को मानचित्र, नक्शे, चित्रों, रेखा चित्रों जैसी अवधारणा के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना, ये सबसे ज़्यादा सही है। इसमें पूछा सबसे कम मददगार क्या होगा, तो प्रदर्शनी के लिए चार्ट पेपर बनाने से विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और यह कम मददगार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है, तो अवलोकन करना और प्रयोग करना, सामूहिक चर्चा करना। तो जब देखो विज्ञान की बात हो रही है तो प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव पदार्थ हैं क्योंकि वे जिस भी पात्र में जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। विद्यार्थी के इस दावे के लिए आपका क्या आंसर होना चाहिए। देखो नमक है, पिसा हुआ नमक हो गया। अब वैसे तो ये कहते हैं कि लिक्विड किसी का भी रूप ले सकता है, तो आटा है सर, ये भी किसी का रूप भी ले सकता है। तो अब यहाँ पे इसका रीज़न समझो क्यों, क्या आप आंसर देंगे। एक द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह जिस भी पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसलिए नमक तथा आटा द्रव पदार्थ हैं। भैया नहीं है, ये ठोस है क्योंकि चाहे आटे या नमक के छोटे कणों को संपूर्ण मात्रा को कोई नियत आकार ना हो, लेकिन हर एकल कण का कण होता है, ये बात सही है। आटा तथा नमक द्रव पदार्थ नहीं है क्योंकि ये गीला करने का गुणधर्म, गीले से क्या लेना देना। ठोस की परिभाषा अधूरी है, कोई मतलब नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन केवल और केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण देती है, यानी कि मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी प्रकाश, जो आपकी वाइट प्रकाश की किरण आती है जब किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों को तोड़ निकालती है, तो विब ग्योर जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, विब ग्योर, ठीक है। अब चलिए पढ़ेंगे क्या है कि इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 है, देखिएगा ध्यान से। प्रकाश के प्रकीर्णन के दर्शाने वाला चार्ट स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड चलचित्र प्रदर्शन कर सकता है। चलचित्र का मतलब होता है आपके सामने जो वीडियो चल रही है कोई, उसकी बात हो रही है। शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन, ये ज़्यादा अच्छे से स्पष्टीकरण देगा। समय के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन पर फोकस, समूह चर्चा। इससे जो आपके पहले 2 और लास्ट का गलत है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन ये अवलोकन करना, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, देखें ध्यान से क्या है। निम्न में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान की कक्षाओं का लक्षण नहीं है। तो पहले गए, छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने में विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, सही है। शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, भैया यही लक्षण नहीं होना चाहिए। अगर कोई छात्र गलती कर रहा है तो उनको समझने भी तो पड़ेगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू, आप लोगों ने बोलिए पूरी वीडियो हमें यहाँ तक देखी है। तो मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी तक जो जिन लोगों से बात हुई और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे यही सुनने को मिला है कि जो प्रीवियस ईयर की सीरीज से काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है, और अप्रोक्सीमेटली जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके 23 से लेकर के 26 तक आसानी से इन्हीं से प्रीवियस ईयर से ही बन रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइए, सेकंड पेपर की आप लोग जूनियर बिल्कुल निकाल के आएंगे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।